हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 105 का यूनिट 5 हमने शुरू किया था और इसके कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस तक के टॉपिक्स को कवर किया था और आज इस यूनिट का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो है आर्टिकुलेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन अप्रोच, क्लास एनालिसिस एंड पॉलिटिकल रिजाइम्स, स्टेट सेंटर्ड अप्रोच, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरल अप्रोच। इसमें पहला टॉपिक आता है आर्टिकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अप्रोच। 1960s में कुछ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने ये अटेम्प्ट किया कि ये जाना जाए कि जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि डीकोलोनाइज हुई हैं, वो ट्रांजिस्ट कैसे कर रही हैं ट्रेडिशनल से मॉडर्न अप्रोच पर, और वहाँ का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। और इस अप्रोच का मेन फोकस कुछ मार्क्सियन आइडियाज पर ही रहता है। और जो थियरिस्ट हैं इस अप्रोच के, उन्होंने कुछ डिस्टिंक्शन किया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के सोशल फॉर्मेशन और मोड ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। सोशल फॉर्मेशन ये कहते हैं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन वो है जो कि रेफर करता है इकोनॉमिक लेवल को, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि ऐसे कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसको सोशल फॉर्मेशन होता है। The mode of production or economic level is in turn defined by its relations of production। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसे डिफाइन किया जाता है एक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे कि ये माना जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखी जाती है प्रोड्यूसर और मास्टर के बीच में, क्योंकि जो लेबर है वो सरप्लस प्रोड्यूस करता है और जो मास्टर है उसका, वो उस सरप्लस से प्रॉफिट कमाता है और लेबर को बेच देता है। तो यही इसमें बताया गया है कि इसमें स्लेव मास्टर रिलेशनशिप देखी जाती है। स्लेव सरप्लस प्रोड्यूस करता है और वही सरप्लस मास्टर लेता है और उससे प्रॉफिट बनाता है। इसमें आगे आता है कोर और पेरिफेरी का कंसेप्ट। इसे यूनिट में हमने ऊपर देखा था कि कोर और पेरिफेरी कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। कोर कंट्रीज वो होती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज। और पेरिफेरिकल कंट्री वो होती हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि अभी डीकोलोनाइज हुई हैं। कोर कंट्रीज में क्या होता है, ये कैपिटल रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के, कैपिटलिस्ट रीजन जो कि फ्री वेज लेबर पर लार्जली फोकस करते हैं। और जो पेरिफेरी है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो फ्री रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पर रिलाई करती है, जिसकी वजह से जो एक्यूमुलेशन है कैपिटल का वो नहीं हो पाता। इसी वजह से यहाँ पे अनइक्वल ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं कोर कंट्रीज़, क्योंकि जहाँ पर अनइक्वल ट्रेड रिलेशंस होंगे, वहाँ पर ये एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ आएँगी और इनकी इकोनॉमीज़ को डोमिनेट कर लेंगी, जहाँ पर नॉन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ये आर्ग्यू किया जाता है कि 16th सेंचुरी में कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन जो हुआ, उसने जो प्री कैपिटलिस्ट मॉडल्स थे प्रोडक्शन के, जब इनसे इनका एनकाउंटर हुआ थर्ड वर्ल्ड में, तो इन्होंने क्या किया, जो थर्ड वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक मोड थी प्रोडक्शन की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो थर्ड वर्ल्ड थी कंट्रीज थी, वो इसको कंजर्व नहीं कर पाई। The mode of production theory is however weakened by a functionalist methodological approach। जो ये प्रोडक्शन थियरी थी, ये बाद में वीक हो जाती है जब फंक्शनलिस्ट मेथोडोलॉजिकल अप्रोच आती है। क्योंकि जो ये अप्रोच है वो ये कहती है कि जो सोशल चेंज है वो कैपिटलिज्म की वजह से आया है, एक लॉजिक है कैपिटलिज्म का। इसी वजह से जो क्रिटिक्स हैं इसे क्रिटिसाइज करते हैं। This approach has also been criticized because it subordinates human agency to structure and assumes that social phenomena are explained by the functionality of capitalism rather than by actions and struggles of human beings themselves। ये जो अप्रोच है ये इसीलिए क्रिटिसाइज की जाती है क्योंकि जो इसमें ह्यूमन एजेंसी है, ये सबॉर्डिनेट करती है ह्यूमन एजेंसी के साथ। स्ट्रक्चर को ये ह्यूमन एजेंसी समझती है और ये एज्यूम करती है कि जो सोशल फिनोमिना है वो कैपिटलिज्म की वजह से फंक्शन कर रहा है, ना कि इसके पीछे जो ह्यूमन के एफर्ट्स हैं, उनके एक्शंस हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है
इसको अचीव करने में यहाँ इसको नहीं देखा जाता। आगे है क्लास एनालिसिस एंड पॉलिटिकल रेजाइम्स। In the early 1970s, another approach to explain social political changes take place in the third world countries emerged from Marxist scholars. 1970s में कुछ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स आते हैं ये जानने के लिए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि अभी अभी डीकोलोनाइज हुई हैं उसमें सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी जो है सोसाइटी में क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, इसमें ये देखा जाता है। और इसके जो प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं कॉलिन लेस और जेम्स पैटरस, जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो कैसे ट्रांजिशन प्रोसेस में है। और ये कहते हैं कि पैटरस के अकॉर्डिंग और कॉलिन लेस के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि आर्टिकुलेशन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इनके अकॉर्डिंग जो कंट्री में जो क्लास रहती हैं, सोसाइटी में जो क्लास का डिवीजन है, वही उसकी डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पेट्रस ये कहते हैं कि जो सेलिएंट फीचर हैं थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ के, वो एक्सटर्नल और इंटरनल क्लास स्ट्रगल जो क्रॉस या इंटरसेक्ट करती हैं उनकी वजह से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। क्योंकि अगर इंटरनल के साथ एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करेगी तो आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा और इसी आइडियाज़ से अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज निकलेंगी और इन्हीं की वजह से हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी सोसाइटी में। और जो ये थर्ड वर्ल्ड में डीकोलोनाइज हुआ, डीकोलोनाइजेशन का पीरियड आया, इसमें क्या हुआ, जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दे दी और इंडिपेंडेंस के बाद इन कंट्रीज के पास अपनी इंडिजिनियस स्टेट को गवर्न या रूल करने के लिए कुछ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी जो कि पेट्रस आगे बताते हैं। पेट्रस के अकॉर्डिंग ये कुछ तीन तरह की आइडियोलॉजीज या स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से जो एक्यूमुलेशन है वो हो सकता है इन डेवलपिंग कंट्रीज में। ये पहले ये बताते हैं द नेचर ऑफ द स्टेट, कि वहाँ की स्टेट का नेचर क्या है, स्टेट की पॉलिसीज़ क्या है, जो स्टेट है क्या वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस रखती है, या जो स्टेट है वो सिर्फ कम्युनिस्ट स्टेट है जो अपने ही कंट्री में सब कुछ प्रोड्यूस करती है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करती, इंपोर्ट भी नहीं करती। दूसरा है क्लास रिलेशंस, वहाँ पे जो सरप्लस का एक्सट्रैक्शन है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, सरप्लस को कैसे निकाला जाता है, वहाँ की एक्सप्लॉइटेशन की इंटेंसिटी क्या है, वहाँ पे किस लेवल का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वहाँ पे क्लास स्ट्रगल का क्या लेवल है, वहाँ पे वर्क फोर्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, कितने आवर्स का जो वर्किंग टाइम है वो डिसाइडेड है। आगे ये बताते हैं द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑन क्लास स्ट्रगल विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग। ये कहते हैं कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है क्लास स्ट्रगल में, वो इसमें कुछ स्ट्रेटजीज इन्होंने दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लास फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। इसमें जो स्मॉल प्रॉफिटर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है वो आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे इनकम की कंसंट्रेशन कैसी है, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, वहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे लेबर की वेज कितनी है, दूसरे लोगों की वेज कितनी है, वहाँ पे ये देखा जाता है। तीसरा है सोशल रिलेशंस, लेबर मार्केट रिलेशंस, फ्री वेज है, वहाँ पे जो मार्केट है वो फ्री वेज मार्केट है या ट्रेड यूनियन है, बार्गेनिंग है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। पैट्रास ये सजेस्ट करते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशनल रिजाइम्स हैं वर्ल्ड में जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में आती हैं, वो इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकती हैं अपने कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। पहले ये कहते हैं देयर इज अ न्यू colonial strategy wherein national regimes participate in the core bourgeoisie in exploiting the indigenous labor force। पहली जो स्ट्रैटेजी ये देते हैं उसे कहते हैं न्यू कॉलोनियल स्ट्रैटेजी, जिसमें जो नेशनल रिजाइम है वो पार्टिसिपेट करती है कोर बुर्जुआ। बुर्जुआ वो लोग होते हैं कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास पावर रहती है। तो ये कहते हैं कि जो कोर बुर्जुआ हैं वो नेशनल रेजिम के साथ प्रैक्टिस करें और
एक्सप्लॉइट करें अपने ही लोकल लेबर फोर्स को, ताकि सरप्लस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। Second, the national regime may undertake a national development strategy based on the exploitation of indigenous labor force and the limitation and elimination of share going to imperial firms. दूसरी स्ट्रेटजी ये देते हैं, ये कहते हैं कि जो नेशनल रिजाइम है वो कुछ नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को अंडरटेक करे, उनको फॉलो करे, जो कि एक्सप्लॉइटेशन पर बेस्ड हो, किसकी, वहाँ के लोकल इंडिजिनियस लेबर फोर्स की, और जो शेयर जा रहा है बाहर किसी कंट्रीज या इंपीरियल फर्म में उसको या तो लिमिट करें या पूरी तरह से एलिमिनेट करें, ताकि जो कैपिटल का एक्यूमुलेशन है वो उनके पास ज़्यादा हो सके। थर्ड जो स्ट्रेटजी देते हैं वो है, द regime में अलाइ विद इंडिजिनियस लेबर फोर्स, नेशनलाइज फॉरेन और even indigenous enterprise, redistribute income and generally undertake national populist strategy against core capital. Income distribution is more diversified, spreading downward. थर्ड स्ट्रैटेजी ये कहते हैं कि जो रिजाइम है वो एलाई बना ले इंडिजिनियस लेबर फोर्स के साथ, मतलब वहीं की लोकल फोर्स के साथ, और नेशनलाइज कर दे फॉरेन और इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस को, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर चली जाए, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और एक नेशनल पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी के अंदर इन सबको इंक्लूड कर लिया जाए अगेंस्ट कोर कैपिटल के अगेंस्ट। और इसमें जो इनकम है इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को डाइवर्सिफाई की जाए और डाउनवर्ड स्प्रेड की जाए, ताकि नीचे से नीचे जो भी सेक्शन है सोसाइटी का उस तक वेजेस पहुंच सकें। आगे आता है द स्टेट सेंटर्ड अप्रोच। In the field of comparative political economy, a backlash took place against developmentalism in the late 1960s and early 1970s, when the concept of state and power were revived. स्टेट एंड पावर का जो कंसेप्ट है जब वो रिवाइव होता है लेट 1960s और अर्ली 1970s में, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक बैकलैश देखने को मिलता है डेवलपमेंटलिज्म की अप्रोच के सामने। इसके जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो मोस्टली मार्क्सिस्ट होते हैं, जैसे कि एंजल्स और लेनिन। इन मार्क्स, एंजल्स एंड लेनिन, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट premise on its relationship with the existing class divisions in the society। ये कहते हैं कि जो क्लास डिविजन्स है सोसाइटी में उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, और जो ये रिलेशनशिप है वो एक मैटर ऑफ डिबेट बना हुआ है मार्क्सिस्ट के बीच में। इसका जो पर्सपेक्टिव है वो एंजल्स डिस्क्राइब करते हैं अपने एक वर्क में जो कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें ये बताते हैं कि जो स्टेट है वो बुर्जुआ कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो कुछ मुट्ठीभर लोग, वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। एंजल्स ये कहते हैं अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि जो बुर्जुआ है उन्हीं की वजह से जो दूसरे लोग हैं, उनसे नीचे के जो लोग हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए जो कंट्री है या जो स्टेट है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। और एक सेकंड ट्रेडिशन रिवॉल्व करता है जो कि है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, और ये फ्रेंच मार्क्सिस्ट निकोस पोलनजाज के वर्क में हमें देखने को मिलता है। पोलनजाज अपने अर्ली वर्क पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्राइसिस में ये आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेट का फंक्शन है कैपिटलिज्म में वो स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा डिटरमाइन करती है। वहाँ की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो उसे डिटरमाइन करता है, ना कि वो लोग जो कि स्टेट में कुछ पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। द स्टेट ऑपरेट्स इन अ वे relatively autonomous manner to counteract combined threats of working class unity and capitalist disunity among the capitalist structure। और ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसे एक ऑटोनोमस मैनर में काउंटरएक्ट करना चाहिए, जो कि वर्किंग क्लास की यूनिटी के जो थ्रेट्स आते हैं, कैपिटलिस्ट डिसयूनिटी के जो थ्रेट्स आते हैं, उनको कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर से वो काउंटरएक्ट कर सके। काउंटरएक्ट का ये मतलब है to act against something to make it less effective or have no effect at all। इसका मतलब ये है जो वर्किंग क्लास की यूनिटी है उसको काउंटरएक्ट करने का मतलब इनकी कुछ पावर को हटा दिया जाए, इनको लेस इफेक्टिव बना दिया जाए, ताकि जो ये सोसाइटी है वो जो स्टेट है वो ऑटोनॉमी ले सके और ऑटोनॉमस मैनर में वर्क कर सके। पोलनजाज अपने लेटर वर्क में आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटल स्टेट है वो खुद में ही एक एरिना बना हुआ है क्लास कन्फ्लिक्ट का,
जो कि सोशल क्लास रिलेशंस के वजह से जो है वो शेप किया गया है। इट इज ऑल्सो कंटेस्टेड एंड इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल विद इन द स्टेट। और इसी की वजह से हमें क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, जहाँ पर अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पावर को गेन करने के लिए। An interesting debate on the state theory in Western West figured in the new pages of Left Review in 1969 to 70 in the form of exchange between Ralph Miliband and Paul Zas. राल्फ मिलीबैंड और पोलंजास के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग डिबेट देखने को मिलती है 1916 और 17 के बीच में, जो कि स्टेट थियरी के कंसेप्ट को आगे ले जाती है। द की आर्ग्यूमेंट इन मिलीबैंड्स वर्क इज दैट द स्टेट में एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट बट नॉट ऑलवेज एट देयर कमांड। जो कि आर्ग्यूमेंट्स निकल कर आते हैं मिलीबैंड्स के वर्क में, तो मिलीबैंड ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के लिए काम करे पर हमेशा उनकी कमांड ना सुने। While the above-mentioned debate focused primarily on the nature of state in the Western capitalist societies, a lively contribution to debate on nature the state in the developing world was followed. पर जो ये डिबेट्स हैं वो फोकस रहती हैं सिर्फ वेस्टर्न कैपिटल सोसाइटी पर, जहाँ पर हमें एक लाइवली कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है डिबेट का, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है स्टेट द्वारा। Hamza Alvi characterizes the post-colonial state in Pakistan and Bangladesh as overdeveloped। जो हमजा अलवी हैं वो अपने वर्क में कहती हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, वो ओवर डेवलप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन पावर्स हैं वो इंडिजीनियस सपोर्ट में लैक करती हैं। इंडिजीनियस मतलब वहाँ पर जो लोकल सपोर्ट है वो ही इन्हें नहीं सपोर्ट करता, जिसकी वजह से ये ऑटोनोमस रहती हैं फ्रॉम दी डोमिनेंट क्लास से ऑटोनोमस रहती हैं। आगे आता है द थीम ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी वॉज लेटर टेकन बाय प्रणव प्रधान इन हिज एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टेट। आगे जो ये थीम रहती है रिलेटिव ऑटोनॉमी की, वो प्रणव प्रधान इसको स्टडी करते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं इंडियन स्टेट का, जहाँ पर ये देखते हैं कि जो स्टेट है वो रिलेटिवली ऑटोनोमस है डोमिनेंट कॉलिडेशन से, एक कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कैपिटल्स लैंडर्स ऑफ प्रोफेशनल। यहाँ पे सबको इंक्लूड कर दिया जाता है, इंडियन स्टेट में सबको इंक्लूड कर दिया जाता है, और ये एक रिलेटिवली ऑटोनोमस टाइप में रूल करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कुछ कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड और प्रोफेशनल्स द्वारा। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आता है जी शिवाजी के वर्क में। ये आर्ग्यू करते हैं द पोर्शन ऑफ द स्टेट apparatus themselves emerge as a dominant class and as they develop a specific class interest of their own and transform them into bureaucratic bourgeoisie। जी शिवाजी का ये कहना है कि जो पर्सनल हैं स्टेट apparatus में, जो स्टेट को कंट्रोल करते हैं, वो ही एमर्ज हो जाते हैं डोमिनेंट क्लास में, और वो डेवलप करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्लास इंटरेस्ट अपने लिए। और इसकी वजह से जो ये कुछ लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआ बन जाते हैं, मतलब कुछ ब्यूरोक्रेट जो है वो बुर्जुआ की तरह बिहेव करने लगते हैं। आगे है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरल अप्रोच। The neoliberal paradigm proposes that underdevelopment of peripheral states of the Third World is primarily because of the failure of state-led development strategies, particularly import substitution and industrialization। ग्लोबलाइजेशन में जो न्यूलिबरल अप्रोच है वो एक डोमिनेंट पैराडिम बन के आती है अंडर डेवलप्ड पेरिफेरल स्टेट्स में, क्योंकि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी फेलियर होता है थर्ड वर्ल्ड का, वो होता है स्टेट लेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज से, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ कंट्रोल करके रखती है, वहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता। इसी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड है वो डेवलपमेंट को लैग करता है, और कुछ स्ट्रेटजीज जैसे कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि जो एक कंट्री है वो कम से कम इंपोर्ट करने की सोचती है और अपने इंडिजिनियस बिल्ड प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है, ताकि जो मनी है वो उनके ही कंट्री में रोटेट करे, कहीं बाहर ना जाए। At the heart of the neoliberal perspective lies the notion of separation। इस न्यूलिबरल पर्सपेक्टिव में हमें सेपरेशन और एक डाइकोटोमी देखने को मिलती है स्टेट और मार्केट में। इससे क्या होता है
कि जो ये पैराडिम है, ये स्टेट के रोल को लिमिट कर देता है ताकि गुड कंडीशंस और गुड गवर्नेंस को यहाँ पे इनेबल किया जाए। गुड गवर्नेंस के कुछ कंडीशंस यहाँ पे इनेबल किए जाए ताकि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो अनहिंडर्ड, मतलब जो मार्केट फोर्सेस है वो अच्छे से फ्लरिश कर पाए बिना किसी प्रेशर के। द इनेबलिंग रोल ऑफ इन्वॉल्व द प्रिजर्वेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन किया जा सके, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व किया जा सके, द गारंटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। और इसी अप्रोच को जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो ये कहते हैं अगर हमें न्यू लिबरल मॉडल को डेवलपिंग वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना है तो हमें गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये कुछ की पॉलिसी प्रपोजल देते हैं, जो कि है सबसे पहले करेंसी डिवैल्यूएशन, limited government and incentives to private sector and the liberalization of international trade। पहला कहते हैं करेंसी को जो करेंसी है उसको डिवैल्यू करना। दूसरा है गवर्नमेंट का रोल कम से कम रखना प्राइवेट सेक्टर में, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से प्रॉफिट कमा सकें और प्रॉफिट से डेवलपमेंट हो सके। तीसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरनेशनल लिबरलाइजेशन होगा, उसका लिबरलाइज होगा, तो एफडीआई आएगा किसी कंट्री में और एफडीआई से वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी जब बाहर की कंपनियाँ अपने कुछ इंस्टीट्यूशंस को उस कंट्री में एस्टेब्लिश करेंगी तो। Similarly, the notion of good governance is the neoliberal agenda of international aid-giving institutions as providing enabling conditions within the market forces can flourish have been viewed with skepticism। और इनको एक skepticism की निगाह से देखा जाता है कि जो ये गुड कंडीशंस हम बनाते हैं गुड गवर्नेंस के लिए और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो कैसे फ्लरिश करेंगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो गुड गवर्नेंस की जो कंडीशंस हैं या जो ये एड गिविंग ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी भी इन्हें धोखा दे सकते हैं, या कुछ लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस विद इन द लिबरल एजेंडा envisages a condition where democracy and freedom are seen as antagonistic। एंटेगनिस्टिक का मतलब ये है एक्टिंग इन अपोजिशन और शोइंग अनफ्रेंडलीनेस टू समवन और समथिंग। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो न्यू लिबरल एजेंडा है वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम को एंटेगनिस्टिकली देखता है, मतलब ये इसको अपोज करता है। फ्रीडम इन्वॉल्व द प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो फ्रीडम है उसमें प्रिजर्वेशन आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, फ्री मार्केट का, नेगेटिव फ्रीडम्स का, लाइक द राइट ऑफ स्पीच, एसोसिएट एंड मूव फ्रीली कंडीशन, इन अदर वर्ड्स विच प्रिजर्व द मार्केट इकोनॉमी। इनके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आती है, फ्री मार्केट आती है, नेगेटिव फ्रीडम्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि राइट टू स्पीच, एसोसिएट, मूव फ्रीली कंडीशंस, इन अदर वर्ड्स, जिसमें कि मार्केट इकोनॉमी को प्रिजर्व करने की बात यहाँ पे की जाती है। और इनमें सस्पेक्शन की निगाह से भी देखा जाता है। द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ फ्रीडम ओवर डेमोक्रेसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय न्यूलिबरल पैराडिग्म फेल्स thus टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पीपल। और इसी वजह से फ्रीडम और डेमोक्रेसी को इसमें जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, इसी वजह से जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो न्यू लिबरल पैराडिग्म है वो फेल हो जाता है टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। ये सिर्फ फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इसी वजह से जो एक्चुअल नीड्स होती हैं पीपल की, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसे ये नहीं फुलफिल कर पाता और इसलिए ये फेल हो जाता है। The political economy approach emerged in the wake of decolonization to understand and explain the relationship between nations and socio-political phenomena. At the basis of approach, the assumption relationship between the domains of politics and economics। लास्ट में भी ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है वो डीकोलोनाइजेशन की वजह से आती है, जिसकी वजह से हम जो नेशंस है उनके सोशियो पॉलिटिकल फिनोमिना के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये था हमारा पूरा यूनिट 5 बीपीएससी 105 का, जो कि था न्यू लिबरल अप्रोच। ये यूनिट अब खत्म हो चुका है, आगे यूनिट 6 भी आएगा। थैंक यू सो मच।